अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कि ड्रग्स फॉर डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो या रेस्पिरेटरी जो आपके मेन डिसऑर्डर थे उनको ट्रीट करने के लिए आप कौन कौन सी ड्रग को जो है हम यूज़ करेंगे, उसको जो है वो हम आज के लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताया हुआ कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें एस्थमा आ जाता है, सीओपीडी आ जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस आ जाता है, जो कॉमनली इनकाउंटर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये नीचे कुछ मेडिसिन बताई गई है जो इन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक, लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक, लिकोट्राइन मॉडिफायर, एंटीहिस्टामीन, अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, और कफ को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं यानी कि एंटीटूसिव मेडिसिन। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन बताई हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए यूज़ की जाती है। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि एस्थमा को ट्रीट करने के लिए आप कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हो। अगर एस्थमा की बात की जाए तो बेसिकली एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एयरवे की, जिसमें जो है वो एपिसोड होते हैं पेशेंट को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के, इसमें जो उनके ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को जो है वो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कफ हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, वीजिंग हो सकती है या रैपिड रेस्पिरेशन हो सकती है। अब मेन जो हमारी थेरेपी का जो गोल है या मेन एम ये है कि हमने एयरवे की जो इन्फ्लेमेशन है उसको एस्थमा में रिवर्स करना है या उसको प्रिवेंट करना है। उसके साथ साथ हमारा गोल क्या है थेरेपी का, कि आपने जितनी भी सिम्टम्स हैं उसकी इंटेंसिटी को या उसकी फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ करना है। फ्यूचर में जो एग्जर्सरबेशन है यानी एस्थमेटिक अटैक होने के चांसेस है उसको आपने डिक्रीज़ करना है, या उसकी वजह से जो एक्टिविटी में लिमिटेशन आ रही है उसको आपने मिनिमाइज़ करना है। ड्यू टू एस्थमा सिम्टम्स जो है जो लिमिटेशन आ रही है एक पर्सन की एक्टिविटी में, यानी अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टेयर नहीं चला, उसका सांस खराब होना शुरू हो जाता है, या कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता, वॉक नहीं कर पाता, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उसकी एक्टिविटी में लिमिटेशन आई है, आपने उसको किस तरीके से कम करना है, ये मेन हमारा गोल। अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि एंटीजन दिखाया है, साथ में लिम्फोइड टिश्यू दिखाया है कि कैसे जो है वो एंटीजन आएगा, आईजीई एंटीबॉडी रिलीज होंगे, साथ में मास्ट सेल जो है वो सेल है उस पर जाके जो है वो आप देख सकते हो किस तरीके से आईजीई एंटीबॉडी अटैच होंगे। फिर फर्दर जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके नतीजे में ये सारे मीडिएटर जो है वो रिलीज होंगे जो फर्दर इन्फ्लेमेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये गाइडलाइन आई हुई है कि आप एस्थमा को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एस्थमा किस क्लास, यानी इधर प्रॉब्लम जो है वो इंटरमिटेंट है, माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा है, मॉडरेट परसिस्टेंट है, सिवियर। इंटरमिटेंट में आपको जो सिम्टम्स होंगी वो लेस देन 2 डेज़ के लिए होंगी पर वीक, जबकि माइल्ड में मोर देन 2 डेज़ हो सकती हैं पर नॉट डेली, या नॉट जो है वो मोर लेस देन जो है वो 2, यानी मोर देन 2 डेज़ होंगी पर वीक में। मॉडरेट परसिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें पेशेंट को डेली सिम्टम्स होंगे, उस सीवियर में जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो सिम्टम्स प्रेजेंट होंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, वीज होगा, चेस्ट टाइटनेस, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कॉन्टीन्यूसली होगी सीवियर परसिस्टेंट जो है वो एस्थमा में जो है। फिर आता है रिवर्स ऑफ पीक फ्लो जो है वो मीट्री। पीक फ्लो मीट्री में जो है वो आ जाता है कि जो इंटरमिटेंट है इसमें नियरली नॉर्मल होगा, माइल्ड परसिस्टेंट में जो है वो भी नियरली नॉर्मल होगी। अगर हम पीक फ्लो मीटर की जो है वो ये स्पायरोमीट्री की बात करी जाए कि स्पायरोमीट्री में डिवाइस होती है जिसमें पेशेंट को कहते हैं आप ब्लो करके दिखाओ, तो उसकी वैल्यूज़ फिर जो है वो मेजर की जाती है, उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाता है। अगर उसकी वैल्यू 60 से 80% है तो आप दिस मीन के पेशेंट को मॉडरेट परसिस्टेंट एस्थमा, अगर लेस देन है तो वो सीवियर को शो करता है। अब ये आपको नेक्स्ट कॉलम में जो है वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल बताया कि अगर पेशेंट को इंटरमिटेंट एस्थमा है तो उसके लिए कोई डेली मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर माइल्ड है तो उसमें लो डोज आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, यानी आईसीएस। आईसीएस स्टैंड फॉर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर पेशेंट को जो है वो मॉडरेट परसिस्टेंट एस्थमा है तो उसमें लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देने हैं, साथ में जो है वो लो एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग जो है वो बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो आपने पेशेंट को जो है वो देने हैं। या फिर आप मीडियम डोज जो है वो लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जगह मीडियम डोज जो है वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा है तो उस केस में मीडियम डोज आपने इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को देने हैं, प्लस आप उसमें लॉन्ग एक्टिंग जो है वो बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दोगे, या फिर जो है वो हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और जो है वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देने इन केस ऑफ सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा। इसी तरह क्विक रिलीफ में देखा जाए तो क्विक रिलीफ में इंटरमिटेंट अगर एस्थमा है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा जो है वो 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देंगे। अगर माइल्ड परसिस्टेंट है उसमें भी सेम यही ट्रीटमेंट होगा। अगर मॉडरेट है तो उसमें आप शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के साथ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट
डायलेशन को या जो है वो फॉर्मोटिरोल जो है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर सीवियर परसिस्टेंट है तो उसमें भी क्विक रिलीफ के इमीडिएट बेसिस पे जो है वो जल्दी अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो उस केस में आप सेम सीवियर परसिस्टेंट में भी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या जो है वो फॉर्मोटिरोल जो है वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। मैं नेक्स्ट एक क्लासिफिकेशन बताइए कि मेन जो एस्थमा को ट्रीट करने के लिए आप यूज़ करते हो उसमें मेन 2 ड्रग आ जाते हैं। एक ब्रोंकोडाइलेटर आता है, सेकंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आ जाते हैं। जो ब्रोंकोडाइलेटर है उसमें फर्दर बताया कि बीटा 2 एगोनिस्ट आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग आ जाते हैं, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट आते हैं, यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आ जाते हैं, मिथाइल जेंथीन ड्रग आ जाती हैं जिनमें फर्दर ब्रोंकोडाइलेशन करवानी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी में बात की जाए तो इसमें जो है वो ये जो है वो आपके पास 3 ड्रग्स आ जाती हैं। एक डीग्रेड्यूनेशन इनहिबिटर देने जैसे मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी कहते हैं, जिनमें मास्ट सेल को स्टेबलाइज करना है ताकि वहाँ से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर लीड ना हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, इनहेल एंड ओरल दोनों। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर आ जाता है जिसमें आ जाता है लाइपोक्सिजिनेज इनहिबिटर एंड रिसेप्टर ब्लॉकर आता है। जो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर है इन्होंने बेसिकली ल्यूकोट्राइन जो रिसेप्टर है या तो उसको ब्लॉक करेंगे, आप वो ब्लॉकर दोगे, या लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम जो बेसिकली फर्दर मेटाबॉलिज्म करा के ल्यूकोट्राइन को रिलीज़ कर रहा होता है उसको इनहिबिट करने वाली मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट ये ड्रग की क्लासिफिकेशन आ जाती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है ब्रोंकोडाइलेटर जो आप मेनली यूज़ करते हैं एस्थमा को ट्रीट करने के लिए, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है। ब्रोंको में डायलेटर में आप देख सकते हो 3 आगे क्लासिफिकेशन बताई। सिम्पैथोमाइमेटिक्स यानी बीटा जो है वो 2 एगोनिस्ट जैसे हमने पीछे बात की थी। इसमें अल्फा एंड बीटा नॉन सेलेक्टिव आप यूज़ कर सकते हो जैसे एपिनेफ्राइन, बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव जैसे इसमें आ जाता है आइसो जो है वो प्रीटेरिनोल जो टेरानोल आ जाता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बीटा 2 सेलेक्टिव जो एक स्पेसिफिक सेलेक्टिव रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है। नॉन सेलेक्टिव जो है किसी भी रिसेप्टर पे जो है वो मतलब अदर देन जो है वो बीटा 1 एंड बीटा 2 भी जो है वो ये मेडिसिन एक्ट कर सकती है। बीटा 2 सेलेक्टिव में बात की जाए तो इसमें एल्ब्यूटेरॉल आ जाता है, लिवोल ब्यूटेरॉल आ जाता है, बाइट्रोल जो है वो ट्रिरोल आ जाता है, मेटा प्रो टेरिनोल आ जाता है, टर्ब्यूटालिन आ जाता है, प्रो कैटेरोल आ जाता है, आइसो जो है वो एथाराइन आ जाता है, फॉर्मोटिरोल आ जाता है, सॉल्मेट्रिरोल आ जाता है। एंटी मस्क्रेनिक की बात की जाए तो इसमें आइप्राटोपियम ब्रोमाइड आ जाता है, टायोट्रोपियम आ जाता है। मिथाइल जेंथीन ड्रग की बात की जाए तो इसमें थियोफाइलिन आ जाता है, अमाइनोफाइलिन आ जाता है, थियो जो है वो ब्रोमाइड आता है, कैफीन आ जाता है, डाइफिलाइन आ जाता है, पेंटो डाइफिलाइन आ जाता है, एसिफाइलिन आ जाता है। मॉस सेल स्टेबलाइजर की बात की जाए तो इसमें क्रोमोलाइन सोडियम आ जाता है, नीडो जो है वो क्रोमिल सोडियम आ जाता है, कीटोटाइफन आ जाता है। इस तरह कॉर्टिकोस्टेरॉल की बात की जाए तो इसमें बेक्लोमेथासोन आता है, जो है वो ब्यूडेसोनाइड आ जाता है, डेक्सामेथाजोन आ जाता है, फ्लूनिसोलाइड आ जाता है, फ्लूटिकैनथोन आ जाता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, मिथाइल जो है वो प्रेडनिसोन आ जाता है, मोमेटोसोन आ जाता है, प्रेडनिसोन आ जाता है, एंड जो है वो ट्राइएम जो है वो साइनोलोन आ जाता है। ल्यूकोट्राइन पाथवे इनहिबिटर की बात की जाए तो इसमें जो है वो आ जाता है जेफिल्यूकास्ट आ जाता है, मोन्टेल्यूकास्ट आ जाता है, एंड जिल्यूटन जो है वो आ जाता है। मिथनियस ड्रग में आईजीजी एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं जिसमें जो है वो उमेली द्यूमब आ जाता है, पोटाशियम चैनल ओपनर आ जाता है जिसमें क्रोमा कैलिन आ जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो है नेफिडिपिन आ जाता है, एनवेरा पैमिल आ जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ब्रोंकोडाइलेटर अब नाम इंडिकेट करना है कि इन्होंने ब्रोंकोडाइलेशन कहते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स की बात करें तो इन्होंने जो है सिंपैथेटिक पाथवे को स्टिमुलेट करके जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन करवानी है। जो आपके पास एडिनर्जिक रिसेप्टर है उनको जो है जाके एक्टिवेट कर देने वहाँ ज़्यादा जाके नॉरएपिनेफ्रिन अटैच होगी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जिसकी वजह से जो है वो फिर ब्रोंकोडाइलेशन होगी। एंटी मस्क्रेनिक की बात की जाए तो इन्होंने जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर हैं उनको जाके जो है वो ऑक्यूपाइड कर लेना है, उनको जाके ब्लॉक कर देंगे। जब वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी तो एसिटाइल कोलिन उनके साथ जाके अटैच नहीं हो पाएगी। जब एसिटाइल कोलिन जाके अटैच नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से फिर जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। मिथाइल जेंथीन ड्रग का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर ली तो इन्होंने बेसिकली जो फॉस्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम है उसको जाके ब्लॉक कर देना होता है। जब उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसकी वजह से फिर जो है वो ब्रोंको डायलेशन टेक प्लेस जो है वो होगी। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात की जाए तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर ने जो है वो बेसिकली जाके आपके जो है वो उसको स्टेबलाइज कर देना है। जी
फिर हमारे पास आ जाता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर की हमने बात की थी कि इसमें जो है इन्होंने बेसिकली क्या करना है, जो मास्ट सेल है उनको जाके स्टेबलाइज कर देना है। जब मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देंगे तो उसकी वजह से मास्ट सेल से जो एलर्जिक मीडिएटर जो है वो रिलीज हो रहे थे, हिस्टामीन वगैरह, अब वो रिलीज़ नहीं होगा। जब वो रिलीज़ नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन उसके नतीजे में जो है वो स्टॉप हो जाएगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इन्होंने मेन जो अराकिडोनिक एसिड है उसको जाके कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने बेसिकली उस अराकिडोनिक एसिड की रिलीज जो है उसको इनहिबिट कर देना। जब वो इनहिबिट होगा तो उससे फर्दर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे। जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो खुद ब खुद इनहिबिट हो जाएगा। ल्यूकोट्राइन पाथवे इनहिबिटर की बात की जाए तो इन्होंने बेसिकली जो है वो जो वो ल्यूकोट्राइन है उनके रिसेप्टर को एक तो जाके जो है वो ब्लॉक कर देना। सेकेंडली वो एंजाइम लाइपोक्सिजनेज जो ल्यूकोट्राइन को रिलीज़ करवा था उसको जाके ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से फिर जो है वो फर्दर रिलीज नहीं होगा और इन्फ्लेमेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। मिसलेनियस ड्रग की बात की जाए तो इसमें आईजीजी जो है एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाती हैं। इन्होंने बेसिकली जाके जो आईजीई एंटीबॉडीज की बाइंडिंग एबिलिटी होती है रिसेप्टर के साथ उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पे आईजीई एंटीबॉडीज जो है वो जाके मास्ट सेल के साथ अटैच नहीं हो पाती, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, फर्दर जो है वो एलर्जिक मीडिएटर रिलीज नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू नहीं होगी। पोटेशियम चैनल ओपनर की बात की जाए तो ये भी जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन करवाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो इन्होंने बेसिकली जो है वो जो आपकी मीडिएटर्स की रिलीज है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की रिलीज है फ्रॉम मास्ट सेल जो है वो उसको डिक्रीज करते हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी। अब आ जाते हैं इनकी डिटेल देख लेते हैं। बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की बात की जाए तो हमने कहा था इनका मेन काम ये है कि इन्होंने जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स करवाना है, यानी ब्रोंको डायलेशन करवानी है। मेन आप यूज़ करते हो क्विक रिलीफ ऑफ एस्थमा सिम्टम के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, या लॉन्ग टर्म जो है वो कंट्रोल जो है हम अगर हमें डिजीज का चाहिए तो उसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। क्विक रिलीफ में आ जाता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इनका एक रैपिड ऑनसेट नाम इंडिकेट करता है कि शॉर्ट एक्टिंग है। और क्विक रिलीफ आपको जल्दी इफेक्ट आता है, नहीं विद इन 5 to 30 मिनट आपको इसका जो है वो आपका इफेक्ट आ जाता है, और 4 से 6 आवर तक आपको जो है वो ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, जबकि जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं वो एटलीस्ट 12 घंटे तक आपको इफेक्ट शो करते हैं। फिर ये नेक्स्ट बताया हुआ है कि आप जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है इसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ब्रोंकोस्पाज्म के लिए हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। इसको आप जो है वो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसको जो है वो आप सिर्फ मोनोथेरेपी के तौर पर जो इसको यूज़ नहीं करते, यानी अगर पेशेंट जो है वो ले रहा है तो उसके साथ साथ उसको आपको स्टीरॉयड थेरेपी भी देनी पड़ती है, क्योंकि बीटा जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है इनका कोई इन्फ्लेमेटरी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए आप इसको मोनोथेरेपी के तौर पे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते परसिस्टेंट एस्थमा में। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को माइल्ड या इंटरमिटेंट एस्थमा है तो उसमें सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए एक्सरसाइज इंड्यूस अगर ब्रोंकोस्पाज्म है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो ये अलोन यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है या परसिस्टेंट के लिए यूज़ करना है तो उसमें आपको जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ जो है वो स्टीरॉयड थेरेपी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। डायरेक्ट एक्टिंग जो बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट है इसमें जो है वो जो आ जाता है एल्ब्यूटिरोल एंड लेवोल्ब्यूटिरोल, ये दोनों शॉर्ट एक्टिंग आपके पास डायरेक्ट एक्टिंग बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं जो है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो बताए हुए हैं कि इसका टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, इससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकलीमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, या बीटा 2 मीडिएटेड स्केलेटल मसल्स जो है वो ट्रैमर्स हो सकते हैं ड्यू टू शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट थे। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स बताएं। अगर हम इनको इनहेल वे में हम ये ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करेंगे तो उससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू जो है वो सिस्टमेटिक। अगर आप उसको ओरली या जो है वो अगर आप इंट्रावीनसली लेते हो तो उसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा होने के चांसेस है। पीछे शॉर्ट एक्टिंग में हमने 2 ड्रग की बात की, याद रखते हैं एल्ब्यूटिरोल एंड लेवोल्ब्यूटिरोल दोनों शॉर्ट एक्टिंग थे। अब लॉन्ग एक्टिंग बीटा जो 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है उसमें सॉल्मेट्रोल आ जाता है और फॉर्मोटेरोल आ जाता है, दोनों लॉन्ग एक्टिंग है। इनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एटलीस्ट 12 घंटे तक। मोनोथेरेपीज की भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस वजह से जो है वो ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे, बाकी जो है जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए आपको साथ में इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो लेने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि लॉन्ग एक्टिंग मेंशन है कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट शुड बी यूज ओनली इन कॉम्बिनेशन विद एस्थमा कंट्रोल मेडिकेशन जैसे कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने पेशेंट को देनी है तो उसमें आप जो है वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दोनों साथ में जो है वो करके पेशेंट को देते हो। इनके भी साइड इफेक्ट सेम वही हैं जो शॉर्ट एक्टिंग की हमने बात की।
फिर नेक्स्ट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं पर्सिस्टेंट अस्थमा में। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे हमने पीछे बात की कि इन्होंने जो है वो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। उसके इनहिबिट करने से जो है एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। जब वो इनहिबिट होगी उससे फर्दर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज नहीं होंगे, तो इन्फ्लेमेशन स्टॉप हो जाएगी और यूँ अस्थमा के सिम्टम कंट्रोल हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सासर्बेशन या सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा, उसमें ज़रूरत होती है कि आप पेशेंट को साथ में ओरल या इंट्रावीनसली कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी स्टार्ट करो। अगर पेशेंट को जो है वो सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा है तो उसमें आप जो है वो इनहेल के साथ साथ ओरल या इंट्रावीनस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक्शन ऑन लंग दिखाया हुआ है कि इसमें जब आप पेशेंट को इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे उससे इन्फ्लेमेटरी कास्केड डिक्रीज होगा, म्यूकोजल एडिमा कम होगा, रिवर्स होगा, परमिबिलिटी इंक्रीज होगी, इन्हें जो ल्यूकोट्राइन है उसकी रिलीज इनहिबिट होगी, तो जिससे ओवरऑल जो है वो एयरवे इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक पर्सन रेगुलरली जो है वो यूज़ कर रहा है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो उससे जो एयरवे की स्मूथ एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है वो उससे डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर पहले जो है वो आपके ब्रोंक्यूल जो है एलर्जन थे या इरिटेंट थे या कोल्ड एयर थे फ़ोन से स्टिमुलेट हो जाते थे, तो अब कॉन्टीन्यूसली या रेगुलर यूज़ करने की वजह से वो जो एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है वो अब रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इसके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए हुए हैं कि आप नॉर्मली जो बेस्ट वे होता है वो आप इनहेलेशन से यूज़ करते हो, क्योंकि इससे सिस्टमेटिक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के वो कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको ओरल या सिस्टमेटिक वे में लेते हो। लेकिन इनहेल में भी ज़रूरी है कि आप अप्रोप्रिएट जो इनहेलेशन टेक्निक है वो यूज़ करो, ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से जो एक डोज है आप वो आप ताकि जो आपकी जो एक प्रॉपर डोज है वो आप अचीव कर सको। तो प्रॉपर जो है वो इनहेलेशन टेक्निक आपने यूज़ करनी है, पेशेंट को गाइड करना है कि किस तरीके से यूज़ करना है। ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हो, आपको एक ओपन माउथ टेक्निक दिखाई है, एक स्पेसर के साथ दिखाई है और एक क्लोज माउथ टेक्निक जो है वो दिखाई है कि इनहेलर को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। फिर साथ में आपको ओरल सिस्टमेटिक बताया कि अगर पेशेंट को सीवियर एक्सासर्बेशन है अस्थमा की या परसिस्टेंट है या स्टेटस एडिमेटिकस है, तो उस केस में जो है वो फिर हम इनहेल के साथ साथ जो है वो इंट्रावीनस मेथाइल प्रेडनिसोलोन या ओरल प्रेडनिसोलोन भी यूज़ करते हैं एयरवे की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। नीचे वाले पैराग्राफ में ही आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब पेशेंट को आप जो है वो ओरल प्रेडनिसोलोन दे रहे होते हो तो उसमें जो है वो जब आप ऑल ऑफ सडन डोज को कम करते हो या डोज को स्टॉप करते हो तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल कॉर्टेक्स जो एक्सिस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता या वो सप्रेस नहीं होता, इसलिए इसकी डोज को टेपर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर ऑल ऑफ सडन उसको बंद करनी है तो हम वो बंद कर जो है वो बंद की जा सकती है। ये ऊपर आपके पास जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एक्सिस दिखाया हुआ कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा, फर्दर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से फर्दर हार्मोन रिलीज होगा ACTH, फिर फर्दर एड्रीनल ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करेगा, वहाँ से फर्दर जो है वो फिर कॉर्टिसोल जो है वो किस तरीके से रिलीज़ होगा। नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि आप किस किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये आपको पंप के साथ बताया हुआ इन्हेलर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास जो है वो मीटर डोज इन्हेलर दिखाया हुआ है, ये ड्राई पाउडर इन्हेलर दिखाया हुआ है, साथ में स्पेसर के साथ बताया हुआ है कि किस तरीके से इन्हेलर यूज़ करना है। सबसे पहले इन्हेलर की कैप रिमूव करनी है, ब्रीथ आउट करना है, जेंटली पेशेंट को बताना है, ब्रीथ इन करना है और प्रेस करना है ट्रिगर को अगर ज़रूरत है तो, और उसके बाद पेशेंट को कहना है कि आपने थोड़ी देर ब्रेथ को होल्ड करना है एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए और देन स्लोली जो है वो ब्रीथ आउट करें। याद रहे कि 10 सेकेंड हो 10 मिनट ना हो जाए। नेक्स्ट बताया हुआ है कि एडवर्स इफेक्ट बताया है कि ओरल जो पेरेंटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं अगर आप उसको ओरली यूज़ या पेरेंटल करते हो तो साइड इफेक्ट ज़्यादा होने के चांस हैं, लेकिन अगर आप वही इन्हेलेशन से यूज़ को इन्हेलर रूट यूज़ को यानी इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करो तो उसमें जो है विद स्पेसर के साथ उससे सिस्टमेटिक इफेक्ट कम होने के चांसेस हैं। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की से जो एक साइड इफेक्ट मेन है वो ओरोफ्लेंजियल कैंडिडियासिस हो सकती है, यानी कि जो है वो वहाँ पे इन्फेक्शन म्यूकस लैरिंजियल या ओरल जो म्यूकोजा है वहाँ उसमें जो है वो डेपोजिशन हो सकती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, जिसकी वजह से वहाँ पे इम्यून सिस्टम जब सप्रेस होगा तो उससे कैंडिडियल यानी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है या हॉर्सनेस होने की, हॉर्सनेस जो है वो वॉइस में जो है वॉइस हॉर्सनेस जो है वो होने के चांसेस हो सकते हैं आईसीएस के साथ यानी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से।
अब जब पेशेंट को आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडवाइस करते हो तो इसमें पेशेंट को गाइड करते हो कि आपने अपने माउथ को किस तरीके से रिंस करना है आफ्टर यूजिंग द इनहेलर। उसमें आप स्विश एंड स्पिट मेथड उसको बताओगे, यानी पेशेंट को यानी आपने आफ्टर यूज़ पानी मुंह में डालना है, उसको जैसे कुल्ली करके अच्छे तरीके से पूरा माउथ को रिंस करके फिर आपने उस पानी को स्पिट करना है, ताकि कम से कम चांसेस हों, कम से कम जो है वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपकी जो है वो उसमें माउथ में जो है वो उसके शो हों। फिर ये नेक्स्ट बताया कि अगर आप पेशेंट को जो है वो क्रोनिक अगर वो उसको उस पे डालते हो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे, यानी क्रोनिक मेंटेनेंस के लिए अगर आप पेशेंट को जो है वो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे डालते हो तो वो सिर्फ उन पेशेंट के लिए नॉर्मली रिजर्व की जाती है जिनको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से फ़र्क ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर आप पेशेंट को जो है वो इनहेल के जो ओरल पे लगा दोगे तो उससे साइड इफ़ेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि स्टेरॉइड थेरेपी के जो है वो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट ये आपको एक पाथवे बताया कि किस तरीके से अगर एलर्जन में एक्सपोजर है उससे फर्दर एंटीजन आईजी ही जो है वो रिलीज होंगी मास्ट सेल से, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, मीडिएटर रिलीज होंगे। उससे दो तरह का रिस्पॉन्स आएगा, एक अर्ली और एक जो है वो लेट। अर्ली के केस में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, लेट के केस में इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये आगे आपको कुछ जो है वो अर्ली की मेडिसिन बताइए कि अगर अर्ली रिस्पॉन्स है तो उसमें आप ये मेडिसिन यूज़ करोगे, और अगर लेट रिस्पॉन्स है तो उसमें आप ये मेडिसिन यूज़ करोगे। फिर नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव ड्रग जो आप यूज़ करते हो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। अगर पेशेंट को कन्वेंशनल थेरेपी से यानी स्टीरॉयड से, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से या ब्रोंकोडायलेटर से फ़र्क नहीं पड़ा, या उनके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस केस में जो है वो ये अल्टरनेटिव ड्रग यूज़ की जाती हैं उन पेशेंट्स के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो अल्टरनेटिव आपके पास ट्रीटमेंट है, ये आ जाता है इसमें ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर जो है वो बेसिकली आपके पास, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के इन्होंने के मेन जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है उनको या तो ब्लॉक कर देना है, या वो एंजाइम लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम जो ल्यूकोट्राइन को फर्दर रिलीज़ करवाता है उसको इनहिबिट करवा देना, ताकि जो है वो ल्यूकोट्राइन ना रिलीज़ हो, ना इन्फ्लेमेटरी कास्केड आगे बढ़े हो, ना ही इन्फ्लेमेशन हो। अब ये जो इसमें जो है ये ब्लॉक में दिखाया हुआ, आप ये देख सकते हो कि इसमें दिखाया हुआ है कि ल्यूकोट्राइन B4 या सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 ये सारे प्रोडक्ट हैं किसके हैं, 5 लाइपोक्सिजेनेज पाथवे ऑफ रैकिडोनिक एसिड। यानी जो है वो रैकिडोनिक एसिड की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में ये सारे जो है वो मेटाबोलाइट्स जो है वो बनते हैं, जो फिर फर्दर पार्ट होते हैं इन्फ्लेमेटरी कास्केड का। तो 5 लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम जो है जो फर्दर जो है वो बताया हुआ है कि इसने जो है वो फर्दर जब इसको मेटाबलाइज करना है तो उसके नतीजे में फर्दर मीडिएटर रिलीज़ होंगे जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये 5 लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है, मास्ट सेल में, बेसोफिल सेल में, इओसिनोफिल में एंड न्यूट्रोफिल सेल में। फिर आगे बताया ल्यूकोट्राइन जो है वो आपके पास B4 एक पोटेंट कीमोट्रैक्टेंट है फॉर न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल का, जबकि सिस्टिनाइल जो है वो सिस्टिनाइल जो आपके पास ल्यूकोट्राइन है वो कंस्ट्रिक्ट करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल को, परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है और म्यूकल सेक्रीशन को जो है वो प्रोमोट करना है। तो ये जो ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर है जिसमें हमने 3 ड्रग का जिक्र करता है, दिल्यूटन का, डेफिल्यूकास्ट का, मोन्टील्यूकास्ट का, इन्होंने क्या करना होता है कि ज़ैल्यूटन ने जो है वो बेसिकली 5 लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम उसको इनहिबिट कर देना है। उसका स्पेसिफिक इनहिबिटर है ये ड्रग, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन नहीं होगी ल्यूकोट्राइन की और या सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन की, तो इन्फ्लेमेटरी कास्केड रुक जाएगा। जबकि दैफिल्यूकास या मोन्टील्यूकास ये सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं, सिस्टिनाइल जो है वो ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर के वो उनको ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर को, जिसकी वजह से सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन जाके वहाँ पे इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी। तो यूँ जो है वो एस्थमा की सिम्टम को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताया कि ये यूज़ नहीं करने चाहिए उन सिचुएशन में जहाँ आपको इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन रिक्वायर होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना है ना उसको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को। तो अगर आपको क्विक रिलीफ के लिए चाहिए तो उसमें मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती हैं। शो करती हैं एफिकेसी फॉर प्रिवेंशन, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, हाँ अलबत्ता जो है ये एफिकेसी शो करती हैं एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। देखा जाए तो ये ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर जो है ओरली एक्टिव होते हैं, हाईली प्रोटीन बाउंड है, फूड की वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इनकी एक्सेसिव होती है एंड एक्सटेंसिव होती है, यूरिन के थ्रू उनके मेटाबोलाइट्स जो है वो ज़ैल्यूटन के जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, जबकि ज़ैफिल्यूकास या मोन्टील्यूकास जो है बाइली एक्सक्रीशन के थ्रू इसके मेटाबोलाइट्स जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एक मेन जो इनका इफेक्ट है कि इसकी वजह से हेपेटिक एंजाइम जो
जो है वो एलिवेट हो सकते हैं। इसलिए अगर पर्सन जो है वो ये मेडिसिन ले रहा है तो उसको जो है वो अपना LFT जो है वो को जो है वो चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि उसके हेपेटिक एंजाइम का लेवल ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रहा। उसके अकॉर्डिंग टू फिर डोज को एडजस्ट किया जाए, या आप जो है वो डोज को जो है वो ड्रग को चेंज वगैरह जो है वो की जा सकती है। तो 3 to 5 नेक्स्ट बताया आपके पास हेडेक एंड इससे जो है वो डिस्पेप्सिया हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो इसके मेन 3 साइड इफेक्ट आपने याद रखना है। एक हेपेटिक एंजाइम से एलिवेट हो सकते हैं, सेकंड हेडेक हो सकती है, एंड डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया जब आपको जो है वो डाइजेशन में जो है वो प्रॉब्लम हो, तो उसको जो है वो ब्लॉटिंग वगैरह हो, इनडाइजेशन उसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट आता है क्रोमोलाइन। क्रोमोलाइन की बात की जाए तो हमने कहा था कि ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, कि इतने मास्ट सेल को स्टेबलाइज करना है ताकि जो है वो इन्फ्लेमेशन मीडिएटर रिलीज ना हो, इन्फ्लेमेशन मजीद स्टार्ट ना हो। क्रोमोलाइन की बात की जाए तो एक प्रोफाइल लैक्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, क्योंकि इसने मास्ट सेल की जो डीग्रेन्युलेशन है या रिलीज ऑफ हिस्टामीन है उसको इनहिबिट करना है। एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा में अवेल होता है, नेबुलाइज सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होती है क्रोमोलाइन। ब्रोंकोडाइलेटर ये नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसको एक्यूट एस्थमा अटैक के लिए जो है वो यूज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। शॉर्टेस्ट इनका जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसलिए इसको दिन में जो है वो 3 से 4 दफ़ा जो है वो डेली लेना पड़ता है। इसकी वजह से जो है वो इसको समटाइम इसका यूज़ लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो बार बार लेना उसके लिए जो है वो मुश्किल लग रहा होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो क्रोमोलाइन के जो है वो कफ हो सकती है, इससे पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है, इसका अनप्लेजेंट जो है वो टेस्ट, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करें तो इन्होंने मेन आपके जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, उनको जाके ऑक्यूपाई करना, उनको ब्लॉक करना है, जिसकी वजह से जो है वो एसिटाइलकोलिन जाके उन पर अटैच नहीं हो पाएगी। जब अटैच नहीं हो पाएगी तो ब्रोंकोडाइलेशन नहीं होगी, यानी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और अल्टीमेटली जो है वो फिर ब्रोंको डायलेशन होगी। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में हमने 2 मेन ड्रग की बात की थी, कि आइप्राटोपियम ब्रोमाइड की और दूसरा टायोट्रोपियम की। अगर इनहेल आइप्राटोपियम ब्रोमाइड की बात की जाए तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, और जो है वो नॉर्मली ये एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इसका ऑनसेट मच स्लोअर होता है देन दैट ऑफ इनहेल जो है वो कॉर्टिकोस जो है वो इनहेल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। जबकि आपके पास ये यूज़फुल होता है उन पेशेंट के लिए जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट को टॉलरेट ना कर सकें, या वो पेशेंट जिनको एस्थमा और COPD ओवरलैप सिंड्रोम हो, तो उनमें जो है वो आप नॉर्मली हम ये इनहेल आइप्राटोपियम ब्रोमाइड जो है वो यूज़ करते हैं। रूटीन ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज़ नहीं करते हो। फिर आता है नेक्स्ट, क्योंकि इनका जो है वो ऑनसेट जो है वो मच स्लोअर होता है, इस वजह से आइप्राटोपियम जो है वो नेक्स्ट आता है कि इसका एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि जब आप इसका एडिशनल अलबत्ता बेनिफिट हो सकता है जब आप इसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट के साथ जो है वो यूज़ करते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एस्थमा एक्सरबेशन, या इन इमरजेंसी कंडीशन में जो हम इसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट के साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं ये आइप्राटोपियम ब्रोमाइड को। टायोट्रोपियम की बात की जाए तो लॉन्ग एक्टिंग है, इसको जो अगर हम जो है वो सीवियर एस्थमा में यूज़ करें जो है वो तो एक एड ऑन इफेक्ट आ सकता है इससे, और जो हिस्ट्री है एक्सरबेशन की उसको भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट से पेशेंट को जीरोस्टोमिया हो सकता है। जीरोस्टोमिया कहते हैं ड्राई माउथ को, या बिटर टेस्ट, ये भी इसका एक जो है वो साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन बात की जाए तो एक ब्रोंको आपके पास डायलेटर है, मिथाइलजैंथीन जो है वो एक ड्रग है। इन्होंने जो है वो बेसिकली ब्रोंको डायलेशन करवानी होती है, जैसे कि हमने पीछे जो है वो बात की थी। इनके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी की एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो अनक्लियर है। प्रीवियसली एस्थमा को ट्रीटमेंट करने के लिए थियोफाइलिन जो है वो यूज़ की जाती थी, लेकिन अब करंट स्टडी में जो है वो थियोफाइलिन की जगह बीटा 2 एगोनिस्ट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी आ गई है। क्योंकि जो आपके पास थियोफाइलिन ड्रग था इनका नैरो थेरेप्यूटिक विंडो था, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा थे और ड्रग इंट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा थे, इस वजह से जो है वो फिर इसका यूज़ लिमिटेड हो गया। ओवरडोज में अगर यूज़ कर ली जाए तो उसकी वजह से पेशेंट को में सीशियस एक्टिविटी या फीटल अरिथमिया हो सकते हैं पेशेंट को। थियोफाइलिन मेटाबोलाइज होती है लिवर में, और ये सब्जेक्ट है टू न्यूमरस ड्रग इंट्रैक्शन का जो है, यानी से डिफरेंट जो है वो ड्रग इंट्रैक्शन हो सकते हैं। अगर आप किसी और ड्रग के साथ लो तो इसका ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। सीरम कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर पेशेंट जो है वो थियोफाइलिन ले, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ओवरडोज तो नहीं होती जा रही है इसकी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात की जाए तो इसमें ओमेलीजुमब आ जाता है,
जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि इन ड्रग ने बेसिकली जो IgE एंटीबॉडीज़ है उनकी जो बाइंडिंग है मास्ट सेल के साथ उसको जो है वो डिक्रीज़ कर देना, बाइंडिंग एबिलिटी को डिक्रीज़ कर देना है, ताकि ना IgE एंटीबॉडीज़ बाइंड हो, ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ हो और ना एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो। ये आप एजेंट यूज़ करते हो किसके लिए? सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा में हम ये यूज़ कर सकते हैं, या वो लोग जिनको कन्वेंशनल थेरेपी से फ़र्क ना पड़ा हो उनके अंदर जो है वो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी जो है वो यूज़ की जा सकती है। लेकिन इसका यूज़ लिमिटेड सेंस में हो जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और एडवर्स इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका यूज़ लिमिटेड है। जो एडवर्स इफेक्ट है इसमें सीरियस एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो सकते हैं, पेशेंट को आर्थराल्जिया इन जॉइंट्स पेन हो सकती है, फीवर, रैश या इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इन ड्रग से हो सकता है, और कुछ केसेस में तो मिलिग्नेंसी भी इवन रिपोर्ट हुई है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है COPD, कि COPD को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती हैं। COPD को ट्रीट करने के लिए बात की जाए तो इसमें मेन आपके पास ड्रग आ जाती हैं जो आप यूज़ करते हुए, इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर आता है। इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर के अंदर फिर जो है वो फर्दर दो आ जाती हैं, एक बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट और सेकंड एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। ये दो मेन मेडिसिन है जो हम यूज़ करते हैं, मेन फाउंडेशन है ऑफ थेरेपी है फॉर COPD के लिए। लॉन्ग एक्टिंग जो ब्रोंकोडाइलेटर हैं और इसी तरह जो लॉन्ग एक्टिंग आपके पास इसमें मस्क्रीनिक जो एंटागोनिस्ट हैं, ये दोनों प्रेफरेबल ड्रग हैं या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप कह लो COPD के पेशेंट्स के लिए। COPD मीन जिसमें आप पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फाइसेमाइन इन्फ्लेमेशन भी होती है, साथ में एल्वियोलाई जो है वो क्लैस भी हो जाते हैं, तो उस डिसऑर्डर आप कहते हैं आप COPD। नेक्स्ट बताया कि COPD को ट्रीट करने के लिए आप स्टीरॉयड्स भी यूज़ कर सकते हो, उससे बेहतरी आती है, सिम्टम्स इंप्रूव होती हैं, लंग फंक्शन बेहतर होता है, इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बेहतर होती है। लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टीरॉयड थेरेपी का नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं उन पेशेंट में जिनको COPD है। क्यों? क्योंकि COPD के पेशेंट में इसकी रिस्क होता है कि अगर पर्सन ये ले रहा है तो उसके अंदर जो है वो नमूनिया का रिस्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड थेरेपी का एक मेजर साइड इफेक्ट ये है कि इससे जो है वो WBC काउंट पे इफेक्ट आता है, इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, तो पेशेंट को रिस्क हो सकता है कि उसको नमूनिया हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मली इसका यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उन पेशेंट में जिनको COPD हो। इसके अलावा जो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो नॉर्मली रिकमेंड नहीं किए जाते फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ COPD के लिए। नेक्स्ट ये गाइडलाइंस बताइए कि आप किस तरीके से जो है वो यूज़ करते हो ड्रग फॉर COPD। इसमें 4 ग्रुप्स बताए हैं पेशेंट के। अगर ग्रुप A में पेशेंट है तो उसको रिस्क कम है, सिम्टम्स कम होंगी। B में उसको रिस्क कम है लेकिन सिम्टम ज़्यादा है। C में उसको रिस्क ज़्यादा है लेकिन सिम्टम कम है, और D में उसको रिस्क भी ज़्यादा है और साथ साथ सिम्टम भी ज़्यादा है। तो ग्रुप A के पेशेंट्स के लिए बताया कि इसमें आप या तो ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करोगे जो शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकते हैं, बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, या फिर आप शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करोगे। अगर पेशेंट B ग्रुप के साथ है और उसमें लो रिस्क है लेकिन सिम्टम ज़्यादा है, तो उसमें फिर लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर आप जो यूज़ करते हो या तो आपने बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ करना है या मस्क्रेनिक जो है वो एंटागोनिस्ट जो है वो आपने यूज़ करना है, इन्हें जो है वो एंटीकोलिनर्जिक जो है वो ड्रग यूज़ करनी है। इस तरह अगर पेशेंट को रिस्क ज़्यादा है और फीवर सिम्टम है तो उसमें आप सिंपल लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रीनिंग एंटागोनिस्ट जो है वो मेडिसिन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास अगर पेशेंट को जो है वो हाई रिस्क है तो उसमें आप लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट दोनों यूज़ करोगे। रिकमेंडेड एस्केलेशन में है कि अगर पेशेंट की सिम्टम वर्स हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसमें आप अगर शॉर्ट से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो लॉन्ग यूज़ कर लो। इसी तरह अगर शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक से इफेक्ट नहीं आ रहा तो लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप B के केस में जो है वो अगर पेशेंट को सिर्फ एक जो है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट से फ़र्क नहीं आया तो उसके साथ आप जो है वो मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट ऐड कर लेते हो तो उससे बेहतरी आ जाती है। इसी तरह C में अगर पेशेंट को जो है वो मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट लॉन्ग एक्टिंग से नहीं फ़र्क पड़ा तो आप उसके साथ बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट ऐड कर सकते हो या इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ऐड किए जा सकते हैं। इतना D में जो है वो अगर पेशेंट को दोनों से फ़र्क नहीं पड़ा तो उसमें उसके साथ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है ताकि सिम्टम को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रग के एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में के लिए हम जो है या पेशेंट में हम कौन कौन सी ड्रग को जो है वो यूज़ करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस अब जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एलर्जी होगी। राइनाइटिस मीन कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जो नोज़ है जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको आप कहते हो राइनाइटिस, जिसकी वजह से पेशेंट में स्नीजिंग, इची नोज, वाटी राइनोरिया, नेजल कंजेशन या नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है वो पेशेंट में हो सकती है। जो मेन आप प्रेफरेबल ड्रग्स हैं इनके लिए वो एंटीहिस्टामिन है और इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है जो इनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस को
ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटी हिस्टामिन की। तो एंटी हिस्टामिन आपको याद हो जब हमने डिस्कस किया था तो इसमें दो तरह की ड्रग आ जाती हैं, फर्स्ट जनरेशन और एक सेकंड जनरेशन आ जाती है। फर्स्ट जनरेशन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रेफरेबल ड्रग नहीं है एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। जबकि जो सेकंड जनरेशन है नॉर्मली बेटर ड्रग, बेटर टॉलरेटेड ड्रग्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी उसके ज़्यादा कम होती हैं, ये सिलेक्टिव होती हैं। तो इसमें जो है वो फेक्सोफेनाडीन, लोरेटिडीन, डेस्लो जो है वो रेटिडीन एंड जो होता है सेट्रीजीन, ये नॉर्मली ड्रग यूज़ की जाती हैं एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। फिर इसमें ऑप्थेल्मिक एंड नेजल एंटीहिस्टामिन बताई हैं कि हम पेशेंट को जो है वो एंटीहिस्टामिन ऑप्थेल्मिक मतलब आई ड्रॉप्स के ज़रिए या नेजल जो है ड्रॉप्स हैं उसके ज़रिए जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से उस एरिया तक, उस टारगेटेड टिश्यू तक जो है वो ड्रग जाए, ना कि जो है वो होल ब्लड में जो है वो ड्रग जाए। जो इंटरनेजल एंटीहिस्टामिन है उसमें आ जाते हैं आपके पास ओलोपेटाडीन एंड जो है वो एजिलास्टीन, ये दो ड्रग्स आ जाती हैं जो एज इंटरनेजल एंटीहिस्टामिन के तौर पे इनका टॉपिकली जो है वो इंटरनेजल एंटीहिस्टामिन के तौर पे यूज़ की जाती हैं। फिर इसमें आता है कि अगर आप इसको इंटरनेजल यूज़ करोगे तो साइड इफ़ेक्ट कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी यूज़ की जा सकती है विद डीकंजेस्टेंट के साथ। डीकंजेस्टेंट आगे आपको मैं बताती हूँ कौन सी ड्रग हैं जो इफेक्टिव होते हैं उस केस में अगर जो है वो कंजेशन जो है वो मेन आपका फीचर हो राइनाइटिस में, या अगर पेशेंट को जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है हैव नो रिस्पॉन्स या इनकम्प्लीट अगर उसकी सिम्टम्स का कंट्रोल है विद इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, तो उस केस में फिर जो है वो हम पेशेंट को जो है ये यूज़ करते हैं डीकंजेस्टेंट के साथ जो है वो एंटीहिस्टामिन पेशेंट को दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है जैसे कि हमने पीछे बात की, मेन जो आप ड्रग यूज़ करते हो तो एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हो इसके लिए, और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये प्रेफरेबल ड्रग्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो इनहेल जो आपके पास इंट्रानेजल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है इसमें आपके पास आता है बेक्लोमेथासोन, ब्यूडीसोनाइड, फ्लूटिकासोन जो है वो सिस्लियोसोनाइड, मोमेटासोन एंड ट्राई जो है वो मैक्नोलोन, ये कुछ ड्रग्स बताई हैं, कुछ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बताए हैं जो मोस्ट इफेक्टिव जो है वो ड्रग्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात की जाए तो वो रेंज वेरी करता है 3 to 36 आवर्स जो है वो वेरी कर सकते हैं। इसमें जो है वो उनका एक्शन शो करती हैं ड्रग अपना आफ्टर फर्स्ट डोज, जिससे स्नीजिंग, इचिंग, राइनोरिया और ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फिर बेहतरी आ जाती है। सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन मिनिमल होती है क्योंकि हम इसे इंट्रानेजली यूज़ करें, इस वजह से इनके एडवर्स इफेक्ट भी मिनिमल होते हैं, लोकलाइज होते हैं, जिससे नेजल इरिटेशन हो सकती है पेशेंट में, नोज ब्लीड, सॉर थ्रोट या रेयरली कैंडिडियासिस पेशेंट में इंट्रानेजल जो यूज़ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उससे हो सकती है। अब सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करो कि जब आप वो ले रहा हो तो जो है वो ज़्यादा जो है वो डीप करके ना लेके, इंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग की है वो सिर्फ नोज़ तक ही हो, ज़्यादा डीप जो है ना हो, क्योंकि उसमें जो है वो डीप इनहेल ना हो तक, क्योंकि हमें लंग्स तक या थ्रोट तक तो ड्रग को ले जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें मेन नोज़ तक जो है वो ड्रग को रखना है। अब पेशेंट को अगर क्रोनिक राइनाइटिस है तो उस केस में जो है वो इम्प्रूवमेंट तब आती है जब आप पेशेंट को एटलीस्ट 1 या 2 वीक तक पेशेंट ये मेडिसिन यूज़ करे, उसके बाद जाके उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो आती है। नेक्स्ट आपके पास अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट आ जाता है। इसमें शॉर्ट एक्टिंग अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का जिक्र बताया जिसको आप नेजल कंजेस्टेंट भी कहते हैं, जिसमें फिनाइल जो है वो एफ्राइन आ जाता है। इन्होंने क्या करना होता है कि जो आर्टीरियोल्स होते हैं नेजल म्यूकोसा में उनको जो डायलेटेड होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करना है। जब उनको कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो उससे फ्लूइड एक्यूमुलेशन डिक्रीज होगी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन जब डिक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और जिससे जो है वो फिर कंजेशन में जो है वो बेहतरी आ जाएगी। लॉन्ग एक्टिंग जो ऑक्सीमेथाजोलिन, ये भी आप चूज़ करते हो एज अ नेजल डिकंजेशन, एडमिनिस्टर हम इनको इंट्रानेजली करते हैं, रैपिड इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, जिसकी वजह से फ्यू जो है वो सिस्टमेटिक इनके अफेक्ट्स होते हैं। अगर आप इनको इंट्रानेजल फॉर्मुलेशन की अगर इनकी बात की जाए तो अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट की जो इंट्रानेजल फॉर्मुलेशन है, हम नॉर्मली इसको मोर देन जो है वो या लॉन्गर देन 3 डेज जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि लॉन्गर देन 3 डेज यूज़ करने पे रिस्क होता है कि इससे रिबाउंड नेजल कंजेशन जो है वो हो सकती है पेशेंट में।
इस वजह से जो है वो जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इनका यूज़ जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे फिर रीबाउंड जो है वो नेज़ल कंजेशन पेशेंट में जो है वो उसके चांसेस है। अदर एजेंट्स में आ जाए तो इंट्रानेज़ल क्रोमोलाइन है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में। जब पेशेंट का अगर जो है वो किसी एलर्जन वायर में एक्सपोजर हुआ है तो बिफोर कॉन्टैक्ट विद एलर्जन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रोमोलाइन, याद है कि ये क्रोमोलाइन क्या था, ये मासल स्टेबलाइज़र है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने सॉरी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम ये पेशेंट को 1 या 2 हफ्ते पहले दे सकते हैं। अगर जैसे उसको पता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो जाएगा तो उसका उस एलर्जन में एक्सपोजर होगा, तो आप वहाँ जाने से पहले ही जो है उसको कि आप प्रोफिलैक्टिकली ये ड्रग ले लें, ताकि जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस को जो है वो कम से कम किया जा सके, या उसको कंट्रोल किया जा सके, या उसके होने के चांसेस को डिक्रीज़ किया जा सके। इसके अलावा कुछ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हैं, वो भी इफेक्टिव होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, तो आप उनको भी एज अ मोनोथेरेपी या कॉम्बिनेशन विद अदर एजेंट यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कफ़ की जो है वो बताइए कि कफ़ की अगर हम बात की जाए तो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है विद सडन जो है वो नॉइसी एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द एयरवे, जिसका मेन मकसद ये होता है कि स्पूटम को एक्सपेल किया जा सकता है। कोई एयर टाइन अगर अपर एयरवे पार्ट में आ गया, अपर एयरवे में आ गया, तो उसको जो है वो थ्रू कफ जो है या थ्रू दिस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स उसको एक्सपेल किया जा सकता है। अगर कफ की बात की जाए तो दो तरह की आती है, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव जिसमें स्पूटम होता है, सिक्रीशन, एक्सुडेट या ट्रांसुडेट, या जो मटेरियल होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जिसमें आपको एक्सपेल करते हैं, इसको यूज़फुल कहा जाता है। यूज़फुल इसलिए कहा जाता है कि फ़ायदेमंद होती है। अगर ये ना हो तो अंदर जितनी भी सिक्रीशन है वो अंदर ही एक्यूमुलेट रहेंगी और मज़ीद इन्फेक्शन का सबब बनेंगी। और जबकि अनप्रोडक्टिव कफ ये ड्राई कफ होती है, इरिटेशन की वजह से हो सकती है। स्मोकर्स में नॉर्मली अनप्रोडक्टिव कफ होती है। यूजलेस इसलिए कहते हैं कि इससे अंदर अगर कोई अंदर कोई एक्सुडेट वगैरह है तो वो इसमें बाय नहीं, नॉर्मली इसमें एक्सुडेट होता नहीं है। तो इस वजह से जो है वो अगर ये पेशेंट को होती है तो इससे पेशेंट एग्जॉस्ट ही होता है, इसको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। जब कोई प्रोडक्टिव कफ अगर पेशेंट को हो रही है तो उसको फ़ायदा इस सेंस में होता है कि उस स्पूटम अंदर का जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है वो बाहर आ रहे होते हैं, तो इसलिए आप उसको यूज़फुल कहते हो। नेक्स्ट ये कुछ ड्रग बताई हैं जो हम पेशेंट को देते हैं प्रोडक्टिव कफ के लिए और अनप्रोडक्टिव कफ के लिए। प्रोडक्टिव कफ में आपकी मेन आ जाती हैं एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलिटिक्स आ जाते हैं, जबकि जो अनप्रोडक्टिव कफ है इसमें दो तरह की आती हैं, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल एंटीट्यूसिव आ जाते हैं। जो एक्सपेक्टोरेंट है इनका मेन काम है कि इन्होंने जो आपकी जो स्पूटम है, जो आपकी ये म्यूकोजल सेक्रीशन है, इनको बेसिकली डाइल्यूट करना है। जो म्यूकोलेट्स हैं इन्होंने भी सेम डाइल्यूट करना है उनको, ताकि वो इजीली एक्सपेल आउट हो सकें। लेकिन म्यूकोलेट्स ने क्या करना है कि जो म्यूकोजल मॉलिक्यूल है उनके दिमाग का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से फिर उनकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, वो इजीली बॉडी से जो है वो ये थ्रोट से इजीली थ्रू कफ जो है बाय एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। जबकि जो आपके पास अनप्रोडक्टिव कफ है उनमें पेरिफेरल और सेंट्रल आते हैं। जो पेरिफेरल है उन्होंने जो पेरिफेरल पाथवे में रिसेप्टर हैं जो स्टिमुलेट जब होते हैं तो जिसकी वजह से कफ होती है, उनको जाके जो है वो ब्लॉक करना है। और जबकि जो सेंट्रल एंटीट्यूसिव है उसने जो सेंट्रल कफ रिफ्लेक्स हमारा जो कफ सेंटर है उसको जाके डिप्रेस करना है, सुप्रेस करना है, जिसकी वजह से फिर कफ स्टॉप हो जाएगी। जो आपके पास प्रोडक्टिव कफ है इसमें आप जो एक्सपेक्टोरेंट है इसमें आपके पास आ जाते हैं सिडेटिव एंड स्टिमुलेंट आ जाते हैं। सिडेटिव में जो है वो आपके पास आ जाते हैं पोटाशियम सिट्रेट एंड एसीटेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कार्बोनेट एंड सोडियम एंड पोटाशियम आयोडाइड आ जाता है। जबकि स्टिमुलेंट में आ जाता है क्रियोसेट। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट में हमारे पास आ जाता है जो आ जाता है ये गुआफेनिसिन आ जाता है, टर्पीन हाइड्रेट आ जाता है। जो आपके बागवानी फेनिसिन है नॉर्मली जो है वो यूज़ किया जाता है एक्सपेक्टरेट उसको म्यूकस को जो है वो स्पूटम को जो है वो एक्सपेल करने के लिए। म्यूकोलिटिक्स में आ जाता है एसिटाइल सिस्टीन, ब्रोमोहेक्सीन आ जाता है आपके पास, कार्बोसिस्टीन आ जाता है, मिथाइल सिस्टीनिन आ जाता है, और आपके पास मिथाइल जो है वो सिस्टीन आ जाता है। एम्ब्रोक्सल की बात की जाए तो इस एम्ब्रोक्सल ये भी एक म्यूकोलिटिक्स आ जाता है। फिर पेरिफेरल एंटीट्यूसिव में आपके पास जो ड्रग आ जाती हैं, पेरिफेरल में डिमल्सेंट आ जाता है, स्टीम इनहेलेशन आ जाती है, या लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ वाली जो ड्रग हैं जैसे कि बेंजोनेटेट ये आ जाता है।
सेंट्रल एंटीटूसिव की बात की जाए तो इसमें ओपियाइड्स और नॉन ओपियाइड एंटीटूसिव आ जाते हैं। ओपियाइड में जो है वो आपके पास नॉन एडिक्टिंग ड्रग और एडिक्टेड ड्रग्स आ जाती हैं। नॉन एडिक्टिंग में कोडीन, फॉस्फेट, आपके पास डाई जो है वो डाईहाइड्रोकोडीन, कोडीनोन आ जाता है, फोलोकोडीन आ जाता है। एडिक्टिंग ड्रग में मॉर्फिन, मेथाडोन, आपके पास हीरोइन, डाईहाइड्रोमॉर्फिनोन। जबकि नॉन ओपियाइड एंटीटूसिव में डेक्स्ट्रोमेथा जो आपके पास डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आ जाता है, नार्कोटीन आ जाता है, क्लोरफेनी जो है फेडियानोल आ जाता है, आपके पास कार्बीटा जो है वो पेंटेन आ जाता है, ऑक्सीलेडेन आ जाता है, बेंजोनेटेट आ जाता है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो जो एक्सपेक्टोरेंट है इन्होंने मेन विस्कोसिटी को या थिकनेस को ब्रोंकियल सेक्रीशन को कम करना है, वहाँ म्यूकस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके, ताकि वो इजीली थ्रू कफ जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। म्यूकोलेट्रिक्स के अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इन्होंने जो म्यूकस मॉलिक्यूल के में केमिकल स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली केमिकल जो स्ट्रक्चर है या केमिकल बॉन्ड उसको ब्रेक कर देना, जिसकी वजह से फिर जो है वो म्यूकस थिन हो जाएगी, वो ईजिली जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। पेरिफेरल एंटीटूसिव की जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इन्होंने जो पेरिफेरल एरिया में कफ रिसेप्टर होते हैं उनको बेसिकली जाके जो है वो उनको जाके सप्रेस करना है, ताकि वो जो है वो प्रॉपर तरीके से कफ सेंटर को स्टिमुलेट ही ना करें और कफ ना हो। जबकि जो सेंट्रल है इन्होंने जो मेन कफ सेंटर है उसको जाके सप्रेस कर देना है, डिप्रेस कर देना है, जिसकी वजह से कफ जो है वो फिर सप्रेस हो जाएगी। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, सारे रिसेप्टर बताए हैं जो पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट है। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो आगे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, वेगस नर्व जो है वो फिर आगे ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है। जो कफ सेंटर मेडुला ऑब्लंग एटम में हमारा प्रेजेंट होता है वो स्टिमुलेट होता है और पर्सन को कफ होती है। ये एफेरेंट ईफेरेंट दिखाई, एफेरेंट जो आपकी सेंसरी नर्व है, ईफेरेंट जो आपकी मोटर नर्व्स है। इसके साथ जो है वो हमारी जो ड्रग जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए आप यूज़ करते हो वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सबको ये इजीली समझ आ गई होगी।